देखें ये मुझसे वो कुछ मांग रही हैं जो मेरे पास है नहीं। उनसे फरमाया ये मुझसे वो मांग रही हैं वो कुछ जो मेरे पास नहीं है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ, उनको पकड़ने के लिए कि तुम आका अलैहिस्सलाम को परेशान क्यों करती हो? जो चीज़ आका अलैहिस्सलाम के पास अभी दुनिया इस वक्त माल या दौलत या दुनिया या ज़राए माश के ज़्यादा नहीं है तो तुम्हें आपको भी मालूम है, तो क्यों तकाजा करती हो? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दौड़े कि अपनी साहबजादी को पकड़ के समझाएं। जब दोनों आगे दौड़े तो आका अलैहिस्सलाम ने फ़नहाहुमा रसूलुल्लाह अन्हुमा, आका अलैहिस्सलाम ने दोनों को रोक दिया, खबरदार दोनों को कुछ न कहो। उन्होंने अर्ज किया फ़कुलना वल्लाहि ला नसअलु रसूलल्लाह शयअन अबदन लैसा इंदहु, हम कसम खाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, आज के बाद हम आका अलैहिस्सलाम से ऐसी किसी चीज़ का तकाजा और सवाल नहीं करेंगे जो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के पास ज़ाहिरन नहीं होगी। तो आका अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ भी हो सकते थे, नाराज़ नहीं हुए, खुद फरमा देते क्या मांगती हो, मेरे पास तो है कुछ नहीं, तुम देखती नहीं हो मेरे पास अभी ये सामान माश के ज़्यादा नहीं है, वसाइल क्या दूँ? कोई बात ऐसी नहीं फरमाई, खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। सुनते सुनते जब वो आए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया देखा भाई मुझसे ये वो चीज़ मांगती हैं जो मेरे पास है नहीं। आका अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, उनको भी हंसा दिया, इस तरीके से बात की, हदीस के अल्फाज हैं। और फिर जब वो आगे बढ़े उनको रोकने के लिए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी रोक लिया कि खबरदार, इशारा सब्र की तरफ था कि नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, ये उनका हक है, सख्ती ना करो। वो खुद ब खुद समझ गए। ये तर्ज अमल था आका अलैहिस्सलाम का। तो आपकी पूरी हयात मुबारका में अज़वाज के साथ सख्ती कहीं दिखाई नहीं देती। औरतों के साथ हमेशा अज़वाज हैं, बीवियाँ हैं। वालदा माजिदा तो आपने पाई नहीं, चूँकि आपकी उम्र 5 बरस थी जब विसाल हो गया हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। लिहाजा बेटी हैं, ये सोसाइटी की कोई और औरत है, और एक सोसाइटी में बहसियत औरत एक शख्सियत है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत ने, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ने, आपकी तालीमात ने वो ऊंचा मुकाम अता किया एक औरत को कि मगरबी दुनिया अपने तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता कल्चर की हाइट्स पर बज़ा में खेश अपने ख्याल के मुताबिक इंतहा पर पहुँच कर भी आका अलैहिस्सलाम के अता करदा हुकूक और अज़मत निस्वा की गर्द को नहीं पा सकते। और ऑन द अदर हैंड दूसरा एस्पेक्ट इस बात का ये है कि फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनके साथ रवैये में, बर्ताव में, सलूक में जिस नरमी, शफ़क़त और सहूलत और आज़ादी का और रहमत का और मुलातफ़त का मुज़ाहरा फरमाया है, उसका तसव्वुर चश्म फलक नहीं कर सकती और अक्ल इंसान नहीं कर सकती। ये इस्लाम का वो मिजाज है जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से तश्कील पाता है। आज की गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त में आका अलैहिस्सलाम की रहमत व शफ़क़त के उन मज़ाहिर का इंशाअल्लाह ताला मुज़ाहरा करेंगे जो बच्चों के साथ, औलाद के साथ और बच्चों के साथ आपके नज़र आते हैं। वमा अलैना। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ सीमा आंध्रा लीडरों का हुकूमत पर दबाव, 3 वज़रा और 14 अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी। सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा और अरकान पार्लिमान की देर रात मीटिंग, आज कुछ अरकान पार्लिमान इस्तीफों का कर सकते हैं ऐलान। सियासी जमातें आरटीआई के दायरे से बाहर, मरकजी काबीना ने आरटीआई एक्ट में तरमीम को दिखाई हरी झंडी।
अमेरिका की खुफिया राज इफ्शा करने वाले स्नोडेन को रूस ने दी पनाह, अमेरिका ने जताया एतराज। और एन श्रीनिवासन ने दोबारा संभाली बीसीसीआई सदर की कुर्सी, आज जेर सदारत वर्किंग कमेटी की मीटिंग। तफसीलात। अलहदा तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के हालात अबतर होते जा रहे हैं। देर रात वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के साथ हुई मीटिंग में 3 रियासती वज़रा, 10 अरकान असम्बली और 4 MLCs मुस्ताफ़ी हो गए। इसके अलावा दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ इस्तीफे सौंपे जा सकते हैं। दिल्ली में सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी काबीनी वज़रा और अरकान पार्लिमान की मीटिंग हुई। सराय के मुताबिक आज सुबह 11 बजे आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लिमान मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। जुमेरात का दिन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा गहमा गहमी वाला रहा। सीमांध्रा और रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा और अरकान असम्बली अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते रहे। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग देर रात तक जारी रही। ताहम वज़ीर आला सीमांध्रा और रायलसीमा के तमाम लीडरान को एतमाद में नहीं ले सके। नतीजतन 3 रियासती वज़रा, 10 अरकान असम्बली और 4 MLCs मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने का इरादा कर चुके मजीद 15 अरकान असम्बली ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मुस्ताफ़ी होने वाले 3 वज़रा में गंटा श्रीनिवास राव, इरासू प्रताप रेड्डी और TG वेंकटेश के नाम शामिल हैं, जबकि मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान असम्बली और MLCs में JC दिवाकर रेड्डी, दग्गुबती वेंकटेश्वर राव और मोहम्मद जानी के नाम शामिल हैं। गंटा श्रीनिवास ने इस्तीफे की वजह साफ करते हुए कहा है कि अलहदा तेलंगाना का फैसला अवाम के ख्वाहिशात व जज्बात के खिलाफ है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। You have submitted your resignation here? Yes, please. Yes, we have submitted resignation. ఎంతమంది రిజైన్ చేస్తారు సార్? అది తెలియదు. We 3 have resigned. Myself and TJ Venkatesh and Eras Pratap Reddy, we 3 have resigned. We have given our resignation. ताहम वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस लीडरान को यकीन दिलाया है कि वो मरकजी हुकूमत से अलहदा तेलंगाना फैसले पर नजरसानी करने की अपील करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश असम्बली में अपोजिशन जमात TDP के 16 अरकान असम्बली ने भी अपने इस्तीफे असम्बली स्पीकर को फैक्स कर दिए हैं। TDP के मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली ने मरकजी हुकूमत की जानिब से आंध्रा रायलसीमा के तरक्की से मुताल्लिक कोई लाएअमल पेश नहीं किए जाने पर इस्तीफे फैक्स किए हैं। दूसरी जानिब सीमांध्रा और रायलसीमा के इलाकों में अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि आइंदा 6 माह के अंदर तेलंगाना की तश्कील के लिए तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि रवां माह शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में क़याम तेलंगाना के लिए बिल की पेशकशी मुमकिन नहीं है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना पर बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जा सकता है। Further procedure will be done according to the Constitution of India. वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा है वो प्रोसीजर पूरा करेंगे। तेलंगाना के बारे में हमारे को लगेगा उसका प्रोसीजर रहता है। एक तो इसके बाद कैबिनेट नोट बनाई जाएगी। कैबिनेट नोट के बाद कैबिनेट में निर्णय लेना होता है। उसमें कमेटी अपॉइंटमेंट करने का निर्णय यदि कैबिनेट ले ले तो वो ले लेती है। और जो इश्यूज की सूचना हमारा डायरेक्शन दी है उस इशू पर चर्चा करके फिर कैबिनेट पे नोट भेजी जाती है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी को वो नोट कैबिनेट का निर्णय भेजा जाता है। राष्ट्रपति फिर स्टेट को भेजते हैं। उसके बाद वो एक डेफिनेट पीरियड उसको मुकर्रर किया जाता है। यूजुअली उसे 8-9 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें हम कम तक का टाइम कम भी उससे भी कम हो सकता है यदि जल्द कार्रवाई हो जाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीमा आंध्रा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में मौजूद खौफ व दहशत को दूर किया जाएगा।
दिग्विजय सिंह ने किसी भी किस्म के शक व शुबहात में मुब्तला न होने और इत्मीनान से जिंदगी गुजारने की हैदराबाद के आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि इस्तीफों से रियासती हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारी मिली है, हालांकि ये सब होना स्वाभाविक है क्योंकि काफी स्ट्रांग व्यूज थे दोनों तरफ, लेकिन मैं उनसे इतनी ही अपील करूंगा कि किसी भी प्रदेश के और देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जबकि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये निर्णय लिया गया है काफी दिनों के बाद, एक सोच समझकर ही निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि सीमा आंध्रा का प्रांत भी बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छा राज्य बन सकता है, क्योंकि उसके पास गैस जैसे नैसर्गिक साधन है, उसके पास सरप्लस बिजली है, उसके पास काफी लंबी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए वहां की ग्रोथ की संभावनाएं भी खूब है। मरकजी काबीना ने सियासी जमातों को आरटीआई कानून से मुस्तस्ना रखने के लिए एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी है। यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाली काबीना की मीटिंग में लिया गया। हुकूमत इस तरमीमी बिल को पीर से शुरू होने जा रहे मानसूनी इजलास में पेश कर सकती है। इसके अलावा काबीना ने दिफाई शोबे में 26% FDI बरकरार रखने पर भी मुहर लगा दी है। आरटीआई जैसा मजबूत कानून देने वाली कांग्रेस ही अब इस एक्ट में तरमीम करना चाहती है। मकसद है सियासी जमातों को इसके फंदे से आजाद कराना। दरअसल मरकजी इत्तलाती कमीशन यानी CIC ने गुज़िश्ता जून में कौमी सतह की 6 जमातों को आरटीआई के दायरे में लाने की हिदायत दी थी। कमीशन की दलील थी कि इन पार्टियों को चूंकि इनडायरेक्टली मरकज से फंड हासिल होता है, लिहाजा इन्हें लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए अपने अपने दफातर में पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर तैनात करने चाहिए। सियासी जमातों ने इस हिदायत की शदीद नुक्ताचीनी की थी। मरकजी काबीना ने अब आरटीआई एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी है। महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग वजारत कानून से मुशावरत करेगा। दूसरी जानिब काबीना ने दिफाई शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी यानी FDI का तनासुब 26% ही बरकरार रखने का फैसला किया है। इसमें इजाफे या कमी करने से मुताल्लिक किसी भी तजवीज़ पर गौर खौज का हक सलामती पर बनी काबीनी कमेटी को होगा। दिफाई शोबे में FDI की हद 49% करने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन वजीर दिफा AK एंटनी इसकी मुखालिफत में आ गए। But above 26%, all proposals for FDI in defense will be considered by the Cabinet Committee on Security on case-to-case basis, which are likely to result in access to modern and state-of-art technology in the country. लेकिन मरकजी काबीना ने दीगर शोबाजात में FDI के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। खासकर मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में सरमायाकारी की शराइत में नरमी कर दी गई है। अब मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियां 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी कारोबार कर सकेंगी। ताहम सरकार ने इंश्योरेंस शोबे में FDI के तनासुब के बारे में कुछ नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर दिल्ली गैंगरेप के सिलसिले में बनाए गए जस्टिस उषा मेहरा कमीशन ने अपनी सिफारिशात मरकजी काबीना के हवाले कर दी है। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस मेहरा ने कहा है कि बस का परमिशन मार्च में ही खत्म हो गया था, इसके बावजूद उसे जब्त नहीं किया गया। रिपोर्ट में उसे ट्रांसपोर्ट, पुलिस और दीगर फोर्सेस के दरमियान खतरनाक खला से ताबीर किया है। सिफारिशात पर कोई भी कार्रवाई करने से कबल काबीना को उन्हें हतमी मंजूरी देनी होगी। सरकार इन सिफारिशात को मानसूनी इजलास के दौरान पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। मुल्क की सियासी जमातों ने जेल की हवा खाने वाले अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की। हुकूमत की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास के मौके पर सियासी जमातों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर जोर दिया है। मुल्क की सियासी जमातों ने मुजरिम करार दिए गए कानून साज इदारों के अरकान को नाअहल करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ की जानिब से पार्लियामेंट के मानसून इजलास के ताल्लुक से गौर खोज के लिए तलब करदा कुल जमाती मीटिंग के मौके पर अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर जोर दिया।
90 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की है और पार्लियामेंट के मानसून इजलास में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल पेश करने का मुतालबा किया है। अभी विचार करेंगे, हम आपस में सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, पर सब राजनीतिक दलों ने जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बिल्कुल सर्वसहमति है। नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में एक मानस है, काफी पार्टियों का मानना है, हम लोग का भी मानना है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसके बारे में नेशनल जुडिशियल कमीशन में चर्चा होनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में जो दूसरा फैसला है उसके बहुत ही गंभीर परिणाम है कि नॉमिनेशन के 1 दिन पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी ट्रम्पेटेड चार्ज पर, फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सारे गंभीर विषय हैं जिसकी चर्चा हुई। और साथ ही साथ सब नेताओं ने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए, हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोगों का राय था उसमें। आदमी किसी समय 1 घंटे या 2 घंटे के लिए चुनाव के पहले बंद हो जाए तो उसका कैंसिल हो जाएगा। और एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 5 अगस्त को शुरू होगा और 30 अगस्त को इख्ताम पजीर होगा। इसमें 16 बैठकें होंगी। इस इजलास के दौरान 44 बिलों पर गौर किए जाने का इम्कान है और 14 बिल पेश किए जा सकते हैं। इन बिलों में फूड सिक्योरिटी बिल सर फहरिस्त है। मरकजी हुकूमत फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good. एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने का वाक़या पेश आया है। इससे मेन टाउन करगिल, हॉस्पिटल रोड, अदलगंज, इकबाल ब्रिज और चांचक नाला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में बारिश जारी है। करगिल में 2 फीट तक मिट्टी के तोदे खिसके हैं। हैंडरमान 7 से 8 फीट, ततीजी मिक में 5 से 6 फीट मिट्टी के तोदे खिसके हैं। पशकून इलाके में करगिल पुलिस ने अभी तक 9 अफराद को बचा लिया है, जिसमें से 1 जख्मी है जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। राहत व बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र में कॉलम निगार शोभा डे के ट्वीट पर हंगामा शुरू हो गया है। शोभा ने बुध के रोज ट्वीट करदा अपने प्याम में मुंबई को तकसीम करने का मशवरा दिया था।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने शोभा डे के अलहदा रियासत के मशवरे को मुज़े का खैज़ बताया और कहा कि महाराष्ट्र मुत्तहिद रहेगा। दूसरी जानिब शिवसेना के कारकुनों ने शोभा डे की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर शोभा डे ने कहा कि मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है और वो अपने ख्यालात का बरमला इजहार करती रहेंगी। Being an independent thinker, I have always been non-aligned. I am not, with any political party. I have no personal agenda whatsoever. So I will definitely continue to speak my mind as forcefully and as fearlessly as a democracy allows every citizen. सुशील कुमार शिंदे को वज़ीर दाखिला का कलमदान संभाले 1 साल हो गया है। इस दौरान वजारत दाखिला ने कसाब और अफजल गौरो की सजाए मौत पर अमलावरी के अलावा कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया है, बल्कि नाक़िदीन तो शिंदे को साबिक़ वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के मुकाबले काफ़ी सुस्त तस्वुर करते हैं। शिंदे को कई बार अपने बयानों के लिए भी फजीहत का सामना करना पड़ा। सुशील कुमार शिंदे के वजीर दाखिला बनने के बाद मुल्क में 2 बड़ी वारदातें हुई। दिल्ली में गैंगरेप का मामला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडरों पर नक्सली हमला। इन दोनों ही मामलात से निपटने के तरीक़ेकार पर शिंदे की सख्त तनकीद हुई। ये तनकीद गैंगरेप मुखालिफ मुजाहिरीन पर पुलिसिया कार्रवाई और छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के बाद भी जायवक़ू से उनकी गैर मौजूदगी को लेकर हुई। कहा जाता है कि शिंदे की पॉलिसी काफी नर्म है और वो मुल्क में नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। दूसरे इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीबीआई और आईबी जिस तरह से आमने सामने हैं, इससे भी शिंदे के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इधर इशरत जहां केस को लेकर मतलब आईबी और सीबीआई में जिस तरह से ठनी है और केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि मूक दर्शक बनी रही। गृह मंत्रालय को कम से कम कुछ पहल करके इन दोनों संगठन के प्रमुखों को डांट लगा के कहना चाहिए था कि खबरदार अपनी सीमा में रहो, अनुशासन में रहो, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास मत करो, वन अपमैनशिप मत करो। चिदम्बरम के 4 साला दौर में वजारत दाखिला के हुक्काम चाको चौबंद थे। ये चिदम्बरम ही थे जिन्होंने दफ्तरों में हुक्काम की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक निजाम नस्ब कराया। लेकिन अब वजारत सब कुछ चलता है कि मिस्दाक हो गई है। हुक्काम की ये भी शिकायत है कि शिंदे फाइलों के निपटारे में काफी वक्त लेते हैं। हाँ, अफजल गुरु और कसाब को फांसी देने पर शिंदे की जरूर वाहवाही हुई, लेकिन माहिरीन इसमें भी वजीर दाखिला की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा किया है, दिया है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा है, उसमें कोई डिबेट वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन जिस तरह वो किया गया उसमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ज्यादा थी और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग कम थी। अपने बयानों को लेकर भी शिंदे मुखालिफिन के निशाने पर रहे। दिल्ली में नौजवान मुजाहिरीन का मवाजना माओ नवाजों से करके और उसामा बिन लादेन के नाम के आगे श्री लगाकर वो तनकीदों में घिरे रहे। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस पर दहशत गर्दों को तरबियत देने का इल्जाम लगाने पर भी उनकी मजम्मत हुई। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के विदर्भा खित्ते में भारी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने विदर्भा में मजीद बारिश की पेशगोई की है और वहां हाई अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तकरीबन 15 प्रोजेक्ट्स ज़ेर आब आ गए हैं। इतलात के मुताबिक गदरुचल्ली ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां 900 से ज़्यादा गाँव का राबिता मुनक़ते हो गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश के काबीनी वज़ीर आज़म खान, राज्यसभा के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम के अलावा मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत ईटीवी नेटवर्क एडिटर राजेश रैना ने की। इस मौके पर राजेश रैना की उर्दू खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मोहसिन उर्दू के एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर आज़म खान ने मीडिया नुमाइंदों से बात की। वंदे मातरम पर मुस्लिम तबके के एतराज़ से मुतालिक जब आज़म खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदों को इस तरह के सवालात से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से मुल्क में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अपील की। राष्ट्रगान पर किसी ने विरोध नहीं किया है।
राष्ट्रगान पर विरोध नहीं किया है। और डेमोक्रेसी में आप किसी चीज़ को किसी पर थोप नहीं सकते। कोई मुसलमान कश्मीर में ये नहीं कह सकता कि आप कलमा पढ़कर विधानसभा में आइए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक देश है। राष्ट्रगान अलग चीज़ है। ना मत लेके जाओ, मत इस तरफ ले जाओ, माहौल को बेहतर करो, खराब मत करो। इस मौके पर आजम खान ने IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की मअतली को दुरुस्त करार दिया। सरकार में शामिल हो, सरकार चला रहा है, कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेट के कह देने से, ब्यूरोक्रेट्स के कह देने से ऐसा साबित नहीं होगा। और अगर जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिस SDM की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कहें तो मैं समझता हूँ उन्हें इससे भी सख्त सज़ा मिलेगी। और मेरे आपने भाषण में भी देखा, ब्यूरोक्रेसी को अपनी हदें खुद तय कर लेना चाहिए। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस ने 1 साल की आर्जी पनाह दे दी है। वो मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन से किसी नामालूम मकाम पर रवाना हो गए हैं। स्नोडेन के वकील अनातोले कुचेरिना ने कहा है कि स्नोडेन से मुतालिक तमाम जानकारी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखी जाएगी। उधर अमेरिका ने स्नोडेन को पनाह दिए जाने पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए रूस के इस कदम पर अफसोस का इजहार किया। अमेरिका ने रूस के इस कदम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते खत्म करने का इशारा दिया है। Вручил свидетельство о предоставлении ему временного убежища на территории Российской Федерации. Только что я его проводил, он уехал в безопасное место. We are extremely disappointed that the Russian government would take this step despite our very clear and lawful requests in public and in private to have Mr. Snowden expelled to the United States to face the charges against him. Mr. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information and has been charged with 3 felony counts, and he should be returned to the United States as soon as possible, where he will be accorded full due process and protections. मिस्र में माजुल सदर मोहम्मद मुर्सी की सियासी पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन ने धरने ख़त्म करने की सूरत में हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वहीं पुलिस को धरने ख़त्म कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुर्सी की माजूली के बाद से ही इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनान और लीडरान मुसलसल धरने पर बैठे हैं और मुर्सी की दोबारा बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। फ़ौज ने मुर्सी हामियों के मुकाबले में मिस्र के अवाम से सड़कों पर आने की अपील की ताकि फ़ौज अवामी हिमायत को इख्वान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मैंडेट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। यही वजह है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद जब इख्वान का एहतजाज नहीं रुका तो फ़ौज ने बेदरेग फायरिंग की, जिसमें 200 से ज़ायद इख्वान कारकुन मारे गए। 200 से ज़ायद कारकुनों की हलाकत के बावजूद इख्वान अपने मकासद में साबित कदम नजर आए और मुर्सी की बहाली का मुतालबा करते रहे हैं। ऐसे में मिस्र की काबीना ने बुध के रोज़ इख्वानुल मुस्लिमीन के धरनों को ख़त्म करने का फ़ैसला सादिर किया है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। मिस्र की वज़ीर इत्तलाआत ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि काबीना ने मिस्र और मिस्रियों के अमन व सलामती के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया है। وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. इख्वानुल मुस्लिमीन ने काबीना के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि धरनों को ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल दरअसल हज़ारों लोगों को कत्ल करना है और ऐसा लगता है कि फ़ौज ने सरहद की हिफाजत के बजाय लोगों को कत्ल करने का तहैया कर लिया है। أظن أن محاولة فض الاعتصام بالقوة يعني سيكون وراءها قرار بقتل الآلاف، وهذا يعني تحويل الوطن إلى بحيرات من الدماء، وهذا يعني بأن الجيش نسى مهمته في حماية الحدود وقرر إبادة شعبه. वहीं सियासी माहिरीन का मानना है
कि इख्वान मुस्लिमीन के खिलाफ बेजा ताकत का इस्तेमाल दरअसल इख्वान को मुत्तहिद करने का बड़ा सबब बन गया है। दूसरी जानिब दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के माहिरीन मानते हैं कि ताकत के बेजा इस्तेमाल और पुलिस अहलकारों